हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ आईआईएफएस डीप डाइव। आपके जेआईबी में 2026 एग्जाम के प्रिपरेशन से रिलेटेड इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के इस सेशन में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इस टॉपिक में डीप डाइव करेंगे। ओके, सो दिस सीरीज ऑफ लेक्चर्स, दिस सीरीज ऑफ सेशंस इज रिलेटेड टू गोइंग डीप इनटू द टॉपिक्स ऑफ आई एंड आईएफएस। जिस तरीके का पेपर का ट्रेंड है, जहां पर लेंदी क्वेश्चंस आ रहे हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक ही पैराग्राफ से दो चार क्वेश्चंस, इस तरीके से काफी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसको हम कैसे आंसर करें, व्हाट शुड बी आवर लेवल ऑफ प्रिपरेशन एंड किस तरीके से एग्जाम के टाइम पे इन्हें आंसर करना है, बिकॉज एग्जाम के टाइम पे कई लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो ऑल ऑफ दीज विल डिस्कस इन दिस वीडियो, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। ऑल्सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेआईबी एग्जाम, तो आपको पता होगा कि इस एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर्स के जो रिकलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उनको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड इससे डिराइव मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज, इन चीजों को कोलेट करके हमने एक बहुत बढ़िया पीडीएफ बनाया है, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ओके, सो आज के हमारे इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसके इस सेशन के जो इसका मेन जो टॉपिक है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ओके, तो इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जो कि आपका पहला पेपर है, इस पेपर से रिलेटेड प्रिपरेशन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कर रहे हैं। दिस टॉपिक इज ऑफ फर्स्ट चैप्टर मॉड्यूल ए, वन बाय वन टॉपिक्स हम सेलेक्ट करते जा रहे हैं। दिस इज द सेकंड इन द लाइन। अब यहाँ पर देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हमने पिछले सेशन में एवोल्यूशन देखा था, कैसे ब्रिटिशर्स के आने की वजह से इंडियन इकोनॉमी जो पीछे रह जाता है, वो सब देखा था। बट कंसिडरिंग द प्रेजेंट स्टेटस, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडियन इकोनॉमी के, तो फॉर दिस यू शुड नो कि इंटरनेशनली वर्ल्ड बैंक नाम की एक संस्था है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 1944 के बाद वी कैन से दिस वाज एस्टैब्लिश्ड, एंड अलोंग विद अनदर सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, ये और आईबीआरडी नाम के, ये दो ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया गया था। आईबीआरडी इज द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसको लाया गया था ताकि जो कंट्रीज हैं जो डिस्ट्रॉय हुए थे ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उन्हें रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके एंड अदर कंट्रीज लाइक इंडिया कुड डेवलप। ठीक है, इंडिपेंडेंस वगैरह मिले और उनको डेवलप किया जा सके, तो आईबीआरडी। अब इससे कई सारे और ऑर्गेनाइजेशंस, फोर मोर ऑर्गेनाइजेशंस इसमें जुड़ गए, एंड टुगेदर दे आर नाउ कॉल्ड द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ इस तरीके से आया था। तो वर्ल्ड बैंक इज एक्चुअली द मेन बेसिस फॉर क्लासिफाइंग। ये कई सारे रिपोर्ट्स लेकर आता है, कई इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स लेकर आता है, इवन आईएमएफ कम्स अप विद दैट। तो वर्ल्ड बैंक एक्चुअली क्लासिफाइज वर्ल्ड इकोनॉमीज को पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे क्लासिफाई करता है वर्ल्ड बैंक। इस क्लासिफिकेशन में फोर मेन कैटेगरीज हैं। ठीक है, किसके बेसिस पे क्लासिफाई करता है? पर कैपिटा इनकम। व्हाट इज इट? जीडीपी हम कई बार पढ़ते हैं। ग्रॉस मींस टोटल, डोमेस्टिक मींस इंडिया के लैंड एरिया, डोमेस्टिक एरिया, उसके अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू है, उसे अगर हम ऐड करेंगे, कोलेट करेंगे, एग्रीगेट निकालेंगे, सो विल गेट द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, जिसे हम जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो जीडीपी डिवाइडेड बाय द population of any particular country, it is called the per capita income. For example, there is a place, यहाँ पे 10,000 लोग हैं और यहाँ का जीडीपी 1,000 रुपए है, या फिर 1 लाख रुपए है। तो ऐसे केस में if we divide this 1 lakh by 10,000, what you will get? 10 rupees per head income है। ठीक है, we can say this ना। तो that is what is GDP. GDP actually gives you, sorry, per capita income, that gives you an idea of the कितना नेशनल इनकम है पॉपुलेशन के साथ अगर हम डिवाइड करेंगे, तो पर कैपिटा, पर हेड इनकम कितना आ रहा है, वो आ जाता है। तो इस ये जो है बहुत अच्छा मेट्रिक है फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज, दैट इज पर कैपिटा इनकम को ही यूटिलाइज किया गया है टू क्लासिफाई द इकोनॉमीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देर इज अ स्मॉल कंट्री, बिग कंट्री। ये बिग कंट्री का जीडीपी 100 रुपीज है, स्मॉल कंट्री का 1 रुपी है, और यही बेटर है, ऐसा कहा जा सकता है। बट दैट इज नॉट अ करेक्ट थिंग। यू हैव टू कंपेयर इट बेस्ड अपॉन कितना साइज है, कितने पीपल हैं। पीपल के बेसिस पे यहाँ पे 100 लोग हैं, यहाँ पे 10 पीपल है, लेट्स से। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें, तो यहाँ का पर कैपिटा इनकम इज 1, और यहाँ पे अगर देखें 1/10, 0.1। अब कह सकते हैं कि ये बेटर है। ठीक है, तो दैट इज
a good basis for comparison per capita income. So per capita income के basis पे 4 categories economies के, लो इनकम वाले इकोनॉमीज और मिडिल इनकम वाले में 2 कैटेगरीज कर दिए गए हैं, लोअर मिडिल एंड अपर मिडिल एंड हायर इनकम। ठीक है, तो इस तरीके से 4 कैटेगरीज बनाए गए हैं ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज। इकोनॉमीज मीन्स व्हाट, डिफरेंट कंट्रीज, और उनका जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो, इनका 4 कैटेगरीज बनाया गया है। और ये 4 कैटेगरीज इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सारे कंट्रीज को क्लासिफाई किया जा सकता है इनटू दीज 4 कैटेगरीज। इंडिया कहाँ पर स्टैंड करता है, दैट इज द मेन थिंग टू सी। तो एक्चुअली अगर हम देखें लोअर मिडिल इनकम का जो पर कैपिटा इनकम क्या रेंजेस है, दैट इज 996 टू 3895 डॉलर्स पर हेड इन अ पर्टिकुलर कंट्री। तो इंडिया में 1891 डॉलर्स जो है पर हेड इनकम, पर कैपिटा इनकम 2019 में आया था। तो 2019 के हिसाब से इंडिया एक्चुअली फॉल्स इन द लोअर मिडिल इनकम इनकम इकोनॉमिक कैटेगरी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि भाई वर्ल्ड बैंक कितने कैटेगरीज में क्लासिफाई करता है इकोनॉमीज को, 4। उन कैटेगरीज का नेम्स पूछा गया है, कौन सा एक्चुअली आता है नहीं आता है ऐसे। देन इंडिया कौन से कैटेगरी में फॉल करता है, इंडिया का पर कैपिटा इनकम कौन से रेंज में है, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो भी हो। 2019 का है ये, एंड इवन नाउ वी कैन से 996 टू 3895 के बीच ही मोस्टली रहेगा, बिकॉज बहुत ज्यादा ग्रो तो नहीं होगा, लाइक 3 टाइम्स तो ग्रो नहीं हो जाएगा पर कैपिटा इनकम, तो इट विल बी अराउंड दिस ओनली। तो द रेंज अगर पूछा जाए ये होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इस पर्टिकुलर स्लाइड में कवर हो जा रहे हैं। नाउ परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में अगर हम देखें, इंडिया कौन से पर्टिकुलर रैंक पे, यानी कि जीडीपी का जो साइज है उसके हिसाब से इंडिया एक्चुअली थर्ड रैंक पे आता है परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में। अब ये परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है सर, ये इंडिया है और यहाँ पर वी हैव यूएसए। ठीक है, यूएसए का जो वी कैन से द जीडीपी इज $500, बट इंडिया का जो जीडीपी है वो 50,000 रुपए है। ठीक है, तो किसका ज्यादा जीडीपी है, कंपेयर करके बताइए, बता सकते हैं। लेट्स टेक दिस 110,000 फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन। तो क्या हम बता सकते हैं किसका ज्यादा जीडीपी है, वी कैन नॉट टेल दैट नाउ। ये हम बता सकते हैं जस्ट बाय गेटिंग बोथ दीज इनटू द सेम करेंसी। वो कैसे आएगा, एक्सचेंज रेट जो इंटरनेशनल है उसके बेसिस पर आपको ये करेंसी के एक्सचेंज रेट्स मिल जाते हैं, यानी कि $1 के सामने कितने रुपीस, तो अराउंड 80 रुपीस का एक्सचेंज रेट है। ठीक है, 80, 85, 90 ऐसा होता है। तो लेट्स से 80 है, तो ऐसे केस में $100 विल बी इक्वेटेड, ईच डॉलर इंटू 80 कितना हो जाएगा, 80,000 रुपीस में इसको कन्वर्ट किया जाने के बाद ये आएगा। तो पहले तो लग रहा था कि इंडिया का जीडीपी बड़ा है, बट नाउ वी नो कि यूएसए का 8 टाइम्स बड़ा जीडीपी है इफ यू डू दिस। तो ये जो एक्सचेंज रेट है, इस एक्सचेंज रेट के बेसिस पर ओनली वी कैन कंपेयर द कंट्रीज की किसका जीडीपी ज्यादा है कम है। अब ये एक्सचेंज रेट स्टैंडर्ड जो डिमांड सप्लाई के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है उसको नहीं यूज करके हम अनदर मेथड यूज कर रहे हैं टू गेट सच एन एक्सचेंज रेट, दैट इज कॉल्ड द परचेजिंग पावर पैरिटी। एक बास्केट ऑफ गुड्स लेते हैं एंड इनमें मैकडॉनल्ड्स, बर्गर, ये वो जो चीजें इंडियंस एंड जो यूएसए वाले इक्वली यूज करते हैं वो सब भर देते हैं। अब इसको यूएसए में सेल किया तो इसके सामने $20 मिले, एंड अगर हमने इसे इंडिया में सेल किया तो इसके सामने हमें 2,000 रुपीस मिले। ठीक है, नाउ इफ यू कंपेयर बोथ ऑफ दिस, इस तरीके से कंपेयर करेंगे तो ईच डॉलर के सामने कितने रुपीस हैं यहाँ पर, कैन वी से 100 रुपीस है, कह सकते हैं ना, राइट। तो ये कंपैरिजन $20 एंड 2,000 रुपीस एक दूसरे के इक्वल हम कह सकते हैं। तो $1 के सामने कितना होगा, जीरो टू ये सब कैंसिल करके 100 रुपीस आएगा। ओके, सो दिस इज द एक्सचेंज रेट एज पर द परचेजिंग पावर पैरिटी। इस प्रोसेस को हम परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं, एंड उसके हिसाब से इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाता है। इसके हिसाब से क्या है, अगर हम ये देखें 100 को कन्वर्ट करें तो 1 लाख रुपीस ये बन जाता है, इजंट इट। $100 को यूएसए का जीडीपी जो हमने अज्यूम किया था, तो दैट बिकम्स 1 लाख। तो ऐसे कंपेयर कर रहे हैं अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में, इंडिया इज ऑन थर्ड नंबर। ऑल्दो इंडिया इज ऑन थर्ड नंबर, तो पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर इंडिया वेरी लो रैंक करता है, लो और मिडिल इनकम पे आता है। क्या रीजंस इसके मेन है, एक तो हाई लेवल्स ऑफ पॉवर्टी है, एंड पॉपुलेशन इज अ वेरी बिग रीजन।
ठीक है, पॉपुलेशन बहुत बड़ा रीजन है पहला, देन हाई बहुत सारे लोग पुअर है यहाँ पर, तो पर कैपिटा इनकम कम ही होगा, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, ये सब भी है जो उनको और पॉवर्टी में लेकर जाती है। तो दीज आर द स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू इंडिया। नाउ इंडिपेंडेंस के बाद वी कैन से इंडिया इनकम कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर एक बैकवर्ड नेशन रहा है। गवर्नमेंट का डेवलपमेंट अप्रोच 5 ईयर प्लान्स के थ्रू रहा है, जहां पर 5 साल के लिए 1951 में 5 ईयर प्लान्स पहली बार लाए गए थे इंडिया में आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो 5 साल के लिए हमारा एक फोकस एरिया, जिसके अराउंड हम काफी सारे एक्टिविटीज करते थे। लाइक फर्स्ट 5 ईयर प्लान का फोकस एरिया हमारा था टू इम्प्रूव इन एग्रीकल्चर, बिकॉज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत ही कम इंडिया में थे, इंडियंस को ही फीड नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे स्पेसिफिक टारगेट्स एंड उसके लिए फंड्स एलोकेट करते हुए हमने ये 5 ईयर प्लान्स लेकर आए थे, राइट। अब टॉकिंग अबाउट फैक्टर्स जो इंडिया के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करते हैं, एक समरी अगर हम देखें तो इंडिया का जो पर कैपिटल रियल इनकम है वो लो है, बिकॉज हाई पॉपुलेशन है, इनकम होता है बट पॉपुलेशन बहुत हाई है। तो पर कैपिटल इनकम जैसे हम कैलकुलेट करते हैं तो वो बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। रैपिड पॉपुलेशन जो है ग्रो करता ही जा रहा है, इंडिया इज नंबर वन इन दिस। अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट भी है, जैसे कई बार आपको एग्रीकल्चरल सेक्टर में दिखेगा कि 4 लोग एम्प्लॉयड है, बट 4 लोग की जरूरत ही नहीं है, 2 से काम चल जाता, बट 2 पीपल आर एक्स्ट्रा, तो दीज आर डिसगाइज्ड एक्स्ट्रा पीपल एम्प्लॉयड। एक्सेसिव डिपेंडेंस जो पीपल का है, प्राइमरी सेक्टर में बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड है, अराउंड 40% या उससे ज्यादा। और पॉवर्टी का जो सर्कल है वो चलता ही रहता है, ठीक है। पुअर पीपल हैं, लोन लेंगे, चुका नहीं पाएंगे, और पॉवर्टी होगा और लोन लेंगे, ऐसा साइकिल चलता ही रहता है, एंड वो और पॉवर्टी में धंसते जाते हैं, एंड अनएम्प्लॉयमेंट भी कंटिन्यूअसली राइज हो रहा है, राइट। सो दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। एंड यहाँ पर अगर हम देखें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं तो कैन बी समथिंग लाइक दिस। द वर्ल्ड बैंक क्लासिफाइज कंट्रीज बेस्ड ऑन पर कैपिटा इनकम, एक पैराग्राफ दे दिया गया है। 4 categories: low income, lower middle, upper middle and high income groups. India is placed in lower middle income because उसका per capita income $1891 है, official range of $996 to $3895. Despite having one of the lowest per capita income globally, India is world's third largest economy in purchasing power parity terms. Contrast between this and this structural issues such as poverty, unemployment, low literacy rates को हम ये कह सकते हैं इनके वजह से। These conditions have persisted since independence. India was considered a backward economy. To address developmental gaps, government adopted 5 year plans, ठीक है, जिससे सेक्टरल टारगेट्स एंड रिसोर्सेज जो है एलोकेट किए गए फॉर डेवलपमेंट। तो ये पूरा पैराग्राफ आपको दिया गया है, एंड इससे क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैराग्राफ, which statement best explains why India is classified as lower middle income economy despite third largest economy in the purchasing power parity terms, ठीक है। जैसे लोअर मिडिल इनकम क्यों कहा गया है, जबकि इंडिया का रैंक थर्ड है परचेसिंग पावर पैरिटी टर्म्स में, यूएस एंड चाइना के बाद ये रैंक है, फर्स्ट एंड सेकंड वो है, उसके बाद इंडिया। तो व्हाई इज इंडिया क्लासिफाइड एज लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी? तो एज पर द पैराग्राफ व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर? इंडियाज पर कैपिटा इनकम 2019 में विद इन द रेंज था डिफाइंड फॉर द लोअर मिडिल इनकम ग्रुप, ठीक है। उसके लिए जो पर कैपिटा इनकम का रेंज डिफाइन किया गया उसके अंदर इंडिया फॉल कर रहा है, बिकॉज पीपीपी कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली प्लेस और डेवलपिंग कंट्री, सारे डेवलपिंग कंट्रीज लोअर मिडिल लोअर इनकम ग्रुप में ही आते हैं। इंडिया का पॉपुलेशन स्मॉल है, दैट इज व्हाई ओवरऑल पर कैपिटा इनकम कम है। 5 ईयर प्लान्स फेल कर जाते हैं to allocate any funds for development। तो 5 ईयर प्लान से इंडिया का पॉपुलेशन से कोई लिंकेज ही नहीं है, एंड सारे कंट्रीज लोअर मिडिल इनकम में ही आते हैं, ये तो गलत है, सारे डेवलपिंग कंट्रीज। तो ऑब्वियसली इज द राइट आंसर। इंडिया 2019 में जैसा हम देख सकते हैं पैराग्राफ में, ये रेंज है 996 टू दिस एंड 1891 जो है इसका इंडिया का पर कैपिटा इनकम है, इट फॉल्स विद इन द रेंज, सो दैट इज व्हाई इट हैज बीन क्लासिफाइड लाइक दिस। ओके, सो आर यू गेटिंग इट? किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? सो ए इज द राइट आंसर हियर। You can see the explanation also. Coming to second question, although India is one of world's fastest growing economies, country continues to struggle with the low per capita real income. Major reason इसके यहाँ पे बताया गया है rapid population growth, which spreads national income thinly across millions of people. Economy faces a high rate of unemployment, underemployment, disguised employment, additionally large share of workforce dependent on the primary sector, reflecting structural limitations। बहुत सारे लोग प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है, ऑल ये सारे फैक्टर्स
विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को चलाते रहते हैं, कीपिंग इनकम लो एंड प्रिवेंटिंग अपवर्ड मोबिलिटी ग्लोबल इनकम रैंकिंग्स में। तो एज पर द पैराग्राफ कौन सा ऐसा फैक्टर है जो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है लो पर कैपिटा रियल इनकम इन इंडिया बीइंग दैट टू बी लो? मेजर रीजन फॉर low per capita real income here is rapid population growth. It is given the dependence on primary sector nahi, rapid population growth yes, high levels of foreign investment, decline in agricultural production. Even though आपको आंसर नहीं भी पता हो, from the paragraph we can identify it is rapid population growth. So B is the right answer here, and so is the यहाँ पर आपको आंसर दे दिए गए. India's economic challenges can be traced back to the time of independence when the nation was regarded as economically backward. Widespread poverty, illiteracy, unemployment, lack of industrial development. Government adopted a planning-based approach to guide economic progress. 5 year plans के through government ने target set किए, distributed financial resources across various sectors. Despite progress, many issues like disguised unemployment, poverty, reliance on agriculture still influence basic characteristics of Indian economy. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इंडिया के 5 year प्लान का? एज पर द पैराग्राफ ये पूछा गया है. तो 5 year प्लान के थ्रू गवर्नमेंट टारगेट सेट करता है एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करता है बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स. ठीक है, तो टू क्लासिफाई इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन पर कैपिटा इनकम ऑब्वियसली नॉट ये वर्ल्ड बैंक का काम है. डेवलपमेंटल टारगेट सेट करना, एलोकेट द फंड्स, यस दिस इज द मेन वर्क ऑफ द 5 year प्लान. रिड्यूस इंडियाज रैंकिंग, ऑब्वियसली नॉट. इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, नहीं ये नेगेटिव चीज है, क्यों ही करना चाहेंगे हम, तो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज बी हियर. ओके, and here is the explanation. Now coming to fourth question, India's position as lower middle income economy is not only a result of its low per capita income but also due to structural characteristics persisted for decades. Major portion India ka workforce remains in the primary sector like agriculture, which is marked by low productivity and disguised unemployment. Excessive dependence on agriculture limits economic diversification को limit करता है ये, and income growth को slow down कर देता है. The presence of vicious cycle of poverty where low income leads to low savings which in turn restricts investment continues to hinder economic progress. तो काफी generic points यहाँ पर. Conditions also contribute to countries inability to rapidly improve per capita income despite one of the world's largest economies in the PPP terms. According to paragraph, structural characteristic most limits India's ability to increase per capita income. कौन सा ऐसा characteristic है जिसके वजह से मेनली इंडिया का जो ability to increase per capita income है, ठीक है, low per capita income but also due to its structural characteristics that have persisted for decades. A major portion of India's workforce remains in the primary sector. ठीक है, तो this is one main structural characteristics. High dependence on the primary sector, rapid growth of industrial production, increase in national savings rate, ये सबके बारे में तो है ही नहीं. Strengthening vicious cycle of high investment, no. ठीक है, तो obviously the correct answer here is option A as per the paragraph. ठीक है, तो हियर इज द आंसर आल्सो. अब ये फिफ्थ क्वेश्चन है, आपके लिए होमवर्क है. प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन. आई होप ऑल ऑफ यू विल गिव द राइट आंसर. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस का आई होप ये सेशंस के थ्रू अच्छा प्रैक्टिस हो रहा है. And please do let us know what is the feedback on these sessions and what improvement can we do. And if you are willing कि sir मुझे थोड़ा हेल्प कर दीजिए with respect to my preparation for the JIB exam, तो आप यहाँ पर इस तरीके से ये जो हमारे कोर्सेज है उनमें एनरोल कर सकते हैं, राइट? तो आई कैन वाउच फॉर दीज बिकॉज वी हैव मेड इट विद अ होल लॉट ऑफ हार्ट, बहुत ही हार्ड वर्क करके. यहाँ पे मास्टर कोर्स देख सकते हैं आप, तो सारे चारों कंपोनेंट्स का ईच एंड एवरी टॉपिक को आपको इस मास्टर कोर्स में शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. ऑल दिस टॉपिक्स आर एक्सप्लेन थ्रू शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस ऑफ 15 to 20 मिनट्स, जो कि आप अपने ब्रेक टाइम या फिर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं उस टाइम को यूटिलाइज करके देख सकते हैं. साथ के साथ ये जो कोर्स में ईच एंड एवरी चैप्टर वाइज आपको नोट्स, शॉर्ट नोट्स, क्रिस्प नोट्स एग्जाम्स पहले इजीली रिवाइज करने के लिए दिए गए ताकि आपको खुद से नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े. ईच एंड एवरी चैप्टर के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट ईच कंपोनेंट वाइज आपको प्रोवाइड किए गए हैं, जस्ट लाइक द एक्चुअल एग्जाम. 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, 2 आवर्स का ड्यूरेशन. एंड एग्जाम्स पहले रिविजन के लिए शॉर्ट नोट्स तो हैं. ऑल्सो वी हैव द लाइव क्लासेस जिसके थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कराया जा रहा है. तो these are there and we also have the 8 and 12 months के variants यहाँ पर हैं, दोनों में से कोई एक आप ले सकते हैं. You can also avail
द डिस्काउंट ओवर हियर विच इज द बेस्ट पार्ट, डिस्काउंट अवेल करके आप आराम से इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं यहाँ पे कूपन कोड को यूटिलाइज करके। एंड चारों का ये कोर्स है, एंड इफ यू वांट लाइक कि नहीं सर मेरा बाकी सब्जेक्ट्स तो है क्लियर है, आईआईएफएस रहता है, तो यू कैन जस्ट गो फॉर द आईआईएफएस मास्टर कोर्स या पीपीबी या फिर एएफएम आरबीडब्ल्यूएम, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा भी ऑल्सो हैव द लाइव क्रैश कोर्स, जिसके थ्रू लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए जा रहे हैं यहाँ पर। एंड अगर आपकी कोई लाइव क्लास मिस हो जाती है तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट डे तक मिल जाती है। चैप्टर वाइज नोट्स, एमसीक्यूज, फुल एंड मॉक टेस्ट एंड ऑल्सो सॉल्व प्रीवियस क्वेश्चन, सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा। मास्टर कोर्स में भी ये सब कुछ है, बट यू हैव द रिकॉर्डेड शॉर्ट वीडियोस एंड लाइव क्लासेस ओनली बिफोर द एग्जाम। ठीक है, तो ये सब है। एंड ये लाइव क्रैश कोर्स में 6 मंथ्स का वैलिडिटी है, एंड यू आर गेटिंग डिस्काउंट ऑल्सो बाय यूजिंग दिस कोड। यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करके आप आराम से इसको बाय कर सकते हैं। इस पेज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इसके अलावा इफ यू वांट टू सी कि आप लोग पढ़ाते कैसा हो, लेट मी जस्ट सी, तो यू कैन गो फॉर दिस 3 आवर ट्रायल कोर्स, जिसमें बहुत अच्छे से कैसा फैकल्टी मेंबर्स पढ़ा रहे हैं, क्या कंटेंट कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं, ये सबका एक ट्रेलर्स आपको मिल जाएगा। गो फॉर दिस, जस्ट गिविंग 1 रुपी हियर, यू कैन गो फॉर द ट्रायल कोर्स ऑल्सो। सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रॉम देयर यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी, कॉल अस ऑन दिस number or drop a mail at hello@edutap.co.in. Wishing you all the best. Hope you are liking these sessions. Do let us know in the comment section how are these sessions. Thank you so much.